दिस इज़ मी मनीष। आज मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं आपको आपके प्यारे से चैनल ईडीयू फॉर फ्यूचर्स में। तो आज मैं यहां पे बेसिकली जो केमिकल रिएक्शंस है हेलो एल्किन हेलो एरीन्स की वो पढ़ने वाला हूं, वो पढ़ाने वाला हूं वो बताने वाला हूं। तो बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो पहला रिएक्शंस है आपका वो है आपका न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशंस मतलब होता है कि एक को हटा के दूसरा आ जाना, और न्यूक्लियोफाइल्स मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। ठीक है, क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, ये मीन्स होता है। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, ये SN1 SN2 याद है जो मैंने पढ़ाया था, वही है बेसिकली। जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस है ना, वो SN1 SN2 दो टाइप में होती है। ठीक है, जो मैंने बहुत पहले ही पढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि आपका जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, अब जो केमिकल रिएक्शंस में चीज़ें हैं वो देखिए, वो क्या होता है बेसिकली इसमें कि हैलाइड और एल्काइल ग्रुप साथ में मिलके क्या बना रहे हैं? तो हेलो एल्किन बना रहे हैं। ठीक है, हेलो एल्किन में एक न्यूक्लियोफाइल आता है, क्या करता है? एक्स को बाहर निकालता है और वहाँ पे जाके खुद जुड़ जाता है, और क्या बन जाता है? RNU बन जाता है, एक्स माइनस एज अ निकल जाता है। ठीक है, लिविंग ग्रुप की तरह निकल जाते हैं। ठीक है, अब आपके NCERT बुक्स में एक टेबल ऐसे करके दे रखे होंगे, ये मेरे नोट्स के हैं, आप NCERT बुक्स के भी टेबल यूज़ कर सकते हो। उसमें क्या है नहीं है मैं पहले वो समझाऊंगा, लेकिन उसमें ये जो दे रखा है एशियन रिएक्शंस, वो SN1 है या SN2 है, ये नहीं दे रखा है। और ये पहचान लोगे आप तो आपको जो प्रोडक्ट बनाना है वो आसान होगा, क्योंकि SN1 में क्या होता था, SN2 में क्या होता था, मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अब कोई भी यहाँ पे रिएजेंट दिया हो, जैसे लाइक NaOH H2O NOR NaI NH3 RnH2 RR NH2 KCN AgCN KNO2 AgN2 ऐसा करके कुछ भी दिया हो, और उसके बाद फिर न्यूक्लियोफाइल जो आके जुड़ रहा है, फिर क्या प्रोडक्ट बन रहा है, और फिर वो कौन सा जो मतलब कि कौन से वो ग्रुप का प्रोडक्ट बन रहा है, ये यहाँ पे ऐसे चीज़ें हैं। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो कौन से मैकेनिज्म्स के थ्रू हो रहा है, वो SN1 हो रहा है या SN2 हो रहा है। ठीक है, मैंने बताया था कि SN1 में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज होता है, और SN2 में पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज होता है। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को पहचानने का क्या नियम था कि उसमें जो हाइड्रोजन्स होती है वो फोन से जुड़ी रहती है, अगर जुड़ी है तो वहाँ पे SN1 होगी, और अगर जुड़ी नहीं है तो वहाँ पे क्या होगी? आपके SN2 होगी। ठीक है, मतलब कि अब हमको ये देखना है कि हाइड्रोजन के साथ F या आ रहा है या O आ रहा है या N आ रहा है। अगर आ रहा है तो वो SN1, नहीं आ रहा है तो SN1 नहीं होगा। ठीक है, अब आप क्या करो ना कि आप खुद से पहले इसको पहचानने का कोशिश करो कि किसमें SN1 होगा, किसमें SN1 नहीं होगा। ठीक है, देखो इसको पूरा ले रहे हैं। अब देखो क्या हो रहा है कि जो आपको यहाँ पे दिख रहा है NaOH, तो इसमें क्या होता है NaOH में कि ये NaOH अलग अलग नहीं होते हैं। इसमें ये क्या होता है, जो OH होता है ना, तो ये ऐसे बनता है Na+OH-, मतलब कि ये साथ में है, ये अलग अलग नहीं हो रहे हैं। तो ये मत समझ लेना कि यहाँ पे जो O है H के मतलब H है जो O के साथ अटैच्ड है इसलिए SN1 हो जाएगा, नहीं। इसको मतलब कि यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि कैटायन और एनायन के बीच में ऐसा हो, ये नहीं कि खुद के ही अंदर हो जाए। ठीक है, लाइक देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल इसका है Na+OH-, और एक एग्जाम्पल H2O का है, तो इसमें H+OH-। तो अब यहाँ पे देखो जो H+ है ना वो O से जुड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो O से जुड़ा है वो Na+ है, मतलब कि यहाँ पे H नहीं है, जो H+ होना चाहिए, जो H होना चाहिए वो नहीं जुड़ रखा है। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे SN2 होगा, लेकिन यहाँ पे SN1 होगा। ठीक है,
यहाँ पे आई थिंक हमको लगता था कि आपको कन्फ्यूजन आ सकती है, इसलिए मैंने इसको समझा दिया। NaOH में क्या आ रहा है SN2, H2O में क्या आ रहा है SN1। अब यहाँ पे देखो जो NaOR है उसमें क्या H है नहीं जो कि अटैच्ड होगा, इसलिए SN2 हो जाएगा। Na में भी ना ही कोई हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है ना ही H है, कुछ नहीं है, तो ये SN2। अब यहाँ पे देखो जो NH3 है इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे NH3 आ रहा है, ये क्या है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, और ये क्या है हाइड्रोजन्स। हाइड्रोजन क्या किस किस के साथ अटैच करने के लिए हम बोले थे, F के साथ, O के साथ और N के साथ। तो यहाँ पे क्या है देख सकते हो N के साथ अटैच्ड है, ठीक है, ये जो N है उसके साथ अटैच है, दैट्स वाई ये क्या हो गया आपके SN1 रिएक्शंस। फिर इसमें भी SN1 होंगे, RRNH इसमें भी SN1 होंगे, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे NH है, NH है, NH है, ठीक है। अब इसमें देखो ना ही कोई N है, ना ही F है, ना ही O है, ना ही N है, कुछ भी नहीं है, मतलब कि इसमें SN1 का कुछ भी नहीं है, कोई हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स नहीं है, दैट्स वाई SN2 हो जाएगा। ये भी SN2, ये भी SN2, ये भी SN2, क्यों, क्योंकि इधर कोई भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं अटैच्ड है। अब इसमें भी देख लो ये जो रिएजेंट है इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक है। तो मतलब कि आपके जो SN1 वाले जितने भी रिएक्शंस है उसमें क्या कॉमन है कि जो हाइड्रोजन्स है वो अटैच्ड होगी या तो F से, या तो O से, या तो N से, ठीक है। अगर अटैच्ड है तो वो SN1, अदरवाइज SN2, ठीक है, मतलब जिसमें अटैच नहीं है वो SN2 हो जाएगी। ये सिंपल ट्रिक्स है पहचानने की। चलो अब इसको पहले इरेज कर देते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है ये ध्यान में रखना है। देखो बेसिकली ये सब है रिएजेंट। रिएजेंट मतलब कि क्या, जैसे RX है तो जो जितना भी रिएजेंट है ना उसको यहाँ पे लिखेंगे और उसमें से क्या करेंगे कि X को हटा देंगे और R को लिख देंगे, और जो इसका न्यूक्लियोफाइल है, जो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ये फॉर्म कर रहा है OH माइनस H2O RO डैश I माइनस NH3 R डैश NH2 R डैश डबल डैश NH जो है ना वो लिखेंगे यहाँ पे। लाइक अगर पहला काम बनाए तो क्या बनाएंगे, यहाँ पे ROH बना देंगे, ठीक है, तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो आपको ऐसे बनाना है। लाइक एक अब देखो एग्जांपल देखते हैं। देखो अब इसमें है ना कि थोड़ा सा इसमें जो आपके H2 वाले हैं, H2 वाले में थोड़ा सा डिफरेंस होता है प्रोडक्ट का, क्योंकि इसमें जो न्यूक्लियोफाइल है वो सीधा पूरा H2O का न्यूक्लियोफाइल दिखा रहा है। यहाँ पे ये नहीं दिखा रहा है H प्लस OH माइनस में कि OH माइनस न्यूक्लियोफाइल होगा या H प्लस न्यूक्लियोफाइल होगा, ये नहीं दिखा रहा है। H प्लस तो होगा नहीं क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है ही नहीं, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। और ये है तो OH माइनस जाके अटैच नहीं हो रहा है, ठीक है। इसमें अटैच्ड क्या होता है, इसमें जो मैकेनिज्म है ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है एज़ कम्पेयर टू ये वाले मैकेनिज्म से। प्रोडक्ट वही बनता है नो डाउट, ROH बनता है, ROH बनता है, ROH मतलब कि अल्कोहल ही बनता है, ठीक है, लेकिन जो इसका मैकेनिज्म होता है थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या मैकेनिज्म, चलिए वो देखते हैं हम। और ये जो मैकेनिज्म है ये अल्कोहल में मिलेगा आपको, जो अल्कोहल का जो फॉर्मेशन होगा ना उसमें मिलेगा। इसमें क्या होता है बेसिकली, O के पास 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होती है, और वो क्या करती है, वो जाके सीधे R के पास आ जाती है। और X क्या करता है, जो अपना इलेक्ट्रॉन्स होता है, जिसके पास X के पास जो भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है उसको लेके निकल जाता है। निकल जाता है तो क्या बन जाता है, तो R है उसके पास O आ जा रहा है, और एक H इधर एक H इधर, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही मैंने आपको बताया था ना कि इधर से इधर जाने पे इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाती है, ठीक है। तो अब जहाँ पे जा रही है वहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज आनी चाहिए, ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि जो R प्लस बन जा रहा है, और क्यों, क्योंकि देखिए जो R है वो X है, अब एक आ रहा है दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चल जा रहा है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, R प्लस बन जाएगा। ये क्या है, X माइनस है, तो ये X माइनस तो निकल गया। अब उधर से क्या आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, ठीक है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो लेके यहाँ पे अटैच हो रहा है, तो क्या बन रहा है कि ROH ये बन जा रहा है। और इसका जो प्लस है वो 2 इलेक्ट्रॉन के साथ न्यूट्रलाइज कर जा रहा है, और इसके पास प्लस चार्ज आ जा रहा है। तो ये जो स्टेप है वो स्टेप में ये देखो ये हो रहा है चीज़ें। फिर क्या होता है, यहाँ तक आने के बाद फिर क्या होता है कि इसका जो एक हाइड्रोजन है वो लूज कर देता है, और हाइड्रोजन लूज होने के बाद फिर ROH बन जाता है। तो इस वे में इसको बनाया जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और बाकी का कुछ नहीं है, बाकी का जितना भी ये सब रिएक्शंस है ना
लाइक मतलब कि जैसे अगर NaOR का हम देख लें तो NaOR डैश प्लस RX, तो हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, X निकालना है, ये R का और OR का ये जोड़ देना है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ROR डैश, तो ये क्या कहलाता है, ईथर कहलाता है। विलियमसन सिंथेसिस करके एक होती है चीज़ें, शायद मैंने यहाँ पे दे रखा है, हाँ बता रखा है, वो ऐसे बनाते हैं। तो आपको इसमें याद क्या करना है, तो आपको याद करना है न्यूक्लियोफाइल। अब याद कैसे होगा, लिख लिख के होगा। सिंपल एंड स्वीट तरीका यही है कि आपको लिख लिख के याद करना पड़ेगा। रिएजेंट देखो, लिख लिख के इसको याद करो, तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। Na है तो Na हटा दो, I माइनस बच गया। NH3 है तो इसमें H हटा दो तो R NH2 बन जाएगा, जो NH2 हो गया वो हो जाएगा, जाकर टेस्ट होगा। इसमें NH आकर टेस्ट होगा, इसमें RNRR डैश डबल RR डैश ऐसे जाकर टेस्ट होगा। देखो ये तो ठीक है, ये इतना तक तो नॉर्मल ज़िंदगी है, मतलब कि ये ऐसे करके बनाना होता है, ठीक है, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। तो बड़ा बात कहाँ पे आता है, बड़ा बात यहाँ पे आता है, बड़ा बात आता है ये जो 4 रिएक्शंस है KCN AgCN KN2 AgNO2, इसमें बड़ा बात है। क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर KCN यहाँ पे ऐड हो रहा है तो यहाँ पे RCN बनेगा, और AgCN हो रहा है तो RNC बनता है। RNC को आइसोसाइनाइड भी कहा जाता है और इसको आइसोनाइट्राइल भी हम कहेंगे, लेकिन जो RCN बन रहा है उसको हम क्या कहेंगे, नाइट्राइल या साइनाइड कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हो जो KNO2 है ना वो ONO बना रहा है, मतलब कि क्या बना रहा है, RONO ऐसे बना रहा है। और जो AgNO2 है उसमें सीधे Ag हट जा रहा है और RNO2 बना दे रहा है। एक नाइट्रो अल्कोन बना रहा है, सॉरी एक नाइट्रो एल्केन बना रहा है, एक एल्काइल नाइट्राइट बना रहा है, ठीक है, ऐसे करके बना रहा है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, और इसी के बीच में क्या होता है कि बच्चा को ये याद नहीं रहता है, ये 4 रिएक्शंस है, 4 रिएजेंट है, ये याद नहीं रखता है। हम कैसे याद रखते हैं, मेरा पर्सनली याद करने का ये ट्रिक्स है कि जो फर्स्ट वाला है और लास्ट वाला है वो एज इट इज़ लिखा जाएगा, मतलब कि फर्स्ट में क्या है KCN और लास्ट में क्या है AgNO2, ठीक है। तो वो एज इट इज़ लिखाएगा। कैसे एज इट इज़ हम लिख सकते हैं, तो इसमें से K हटा देना है तो हम सीधे लिख देंगे RCN और इसका लिख देंगे RNO2 लिख देंगे, ठीक है। और जो दोनों बीच वाला AgCN और KNO2, इसका क्या हम लिखते हैं, मेरा पर्सनल ऐसे 10-15 बार लिख लिख के मैंने याद करा तो मुझे हो गया, आप भी करोगे हो जाएगा। इसमें क्या है कि R तो आएगा ही, ठीक है, तो इसमें CN लिख रहे हैं तो इसको उल्टा करके NC लिख देंगे, समझ में आया। और इसको एक सेकेंड थोड़ा सा नीचे करते रहे, और इसमें क्या करते हैं, इसमें भी R आएगा ही, तो इसमें NO2 जोड़ रहे हैं तो इसमें NO2 ना जोड़ के ONO जोड़ देंगे, ठीक है, रोनो जो बन गया वो RONA बन जाएगा। तो हम ऐसे करके याद करते हैं, ये मेरा पर्सनल याद करने का तरीका है, आप भी करो हो जाएगा चीज़ें। अब ये तीनों का देख लेते हैं, ये तीनों कैसे बनाता है। तो मैंने तो आपको जस्ट बताया था RX में क्या करो, तो यहाँ पे देखो जो RCOO है तो Ag प्लस होता है, क्या होता है R-COO माइनस Ag प्लस, ठीक है, ये Ag प्लस हट जाएगा और जो R-COO है वो X हटा देगा, तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ पे ROOCR डैश, ये बन जाएगा, ठीक है। मतलब आपको ध्यान में क्या रखना है, सिंपल सा तरीका है, RX में से X हटा देंगे, इसका R ले लेंगे जो पॉजिटिव वाला है और उसका नेगेटिव पार्ट ले लेंगे जो रिएजेंट होगी, ठीक है, रिएजेंट होगी उसका नेगेटिव पार्ट वाला ले लेंगे, नेगेटिव पार्ट वाला लेके उसको बना देंगे एक जो भी चीज़ बनेगी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो भी चीज़ आएगी वो हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे डाल कौन कौन सा हम चीज़ हम दे सकते हैं, तो वो देखो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है ना OH माइनस H2O R, ये RO डैश I माइनस NH3, ये सब, ये जो जितने सारी चीज़ें हैं ना ये आपको वहाँ पे डालना है, ठीक है, ऐसा करके आपको चीज़ें बनानी है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। आई नो ये पूरा रटने का चीज़ है, और इसको सबसे बेहतर तरीका यही होगा कि आप एक चीज़ को पकड़ो और उसको बार बार लिख लिख के याद करो।
और अगर आपको इतना भी नहीं करना है, सिंपल से बता रहा हूँ, अगर ये नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। बस ये 1 2 3 4 याद कर लो, फिर NaOH ये याद कर लो, ये याद कर लो, ये याद कर लो, और फिर लास्ट का ये 2 याद कर लो। बस इतना कम से कम याद कर लो तो मोस्टली क्वेश्चन इससे बन जाएगा। हम ये नहीं करेंगे सारा बन जाएगा, क्योंकि सारा बनने के लिए सारा याद करना पड़ेगा, लेकिन हाँ मोस्टली क्वेश्चन ऐसे बन जाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा एक मैकेनिज्म्स है जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर मैकेनिज्म्स। इसमें भी क्या हो रहा है, x माइनस हट जा रहा है, और जो NH है ना NH3 का, जिसमें क्या होता है कि N के पास 2 होती है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होती है, थोड़ा जूम आउट कर दे रहा हूँ, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होती हैं, वो जाके यहाँ पे ऐड होती है और ऐड होके ऐसे बनाती है, उसका फिर एक हाइड्रोजन लूज करते हैं और फिर NH2 ऐसे करके बन जाती है। और होना का भी मैंने बताया था, ये तो विलियमसन सिंथेसिस से आप जो आप अल्कोहल एंड फिनॉल ईथर है उसमें ईथर का फॉर्मेशंस में आप देखोगे, इस पर बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब कि एक क्वेश्चंस तो इससे रख लो ही रख लो, अगर आना रहा तो मोस्ट चांसेस है कि आएगा ही। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ये x हटेगा और RO N का है ना, तो N क्या होता है प्लस होता है, तो ये क्या होगा माइनस होगा, तो मतलब कि यहाँ से ये वाला जो चीज़ है इसको जाके सीधे R के साथ जोड़ दो, तो क्या बनेगा ROR डैश और Na प्लस x माइनस। ठीक है, तो या फिर NaX भी लिख देंगे, ऐसे करके लिख सकते हैं। तो ये विलियमसन सिंथेसिस करके एक रिएक्शंस होती है, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट चीज़ है एक जो मे भी 1 नंबर वाले क्वेश्चंस में आ सकती है कि एम्बिडियंट न्यूक्लियोफाइल क्या होती है। तो एम्बिडियंट न्यूक्लियोफाइल होती है, आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें दे रखा होगा कि वो ग्रुप जिसके पास 2 न्यूक्लियोफाइल सेंटर हो, लाइक क्या साइनाइड्स और नाइट्राइड्स में हम लोगों ने देखा था कि एक बार में C हो रहा है, एक बार में N हो रहा है। अभी जस्ट मैंने यहाँ देखा बताया था ना आपको, KCN में क्या होगा कि RCN बनेगा और AgCN में क्या होगा कि RNC बनेगा। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल की सेंटर है वो C है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की सेंटर है N है। ठीक है, तो एम्बिडियंट न्यूक्लियोफाइल वही होता है जिसके पास 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स होती है, जिसका एग्जाम्पल है साइनाइड्स और नाइट्राइड्स। साइनाइड्स में C होता है और यहाँ पे एक वाले में ये हो जाता है और एक वाले में ये हो जाता है। अगर हम KCN ले रहे हैं तो ये C यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आएगा, अगर हम KCN की जगह AgCN ले रहे हैं तो यहाँ पे N वाला आएगा, यहाँ पे N न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बनेगा। और उसी की तरह यहाँ पे देख सकते हो कि जो अगर हम क्या ले रहे हैं KNO2 ले रहे हैं तो उसमें न्यूक्लियोफिलिक सेंटर N बनेगा। अगर वही RNO2 लेंगे, सॉरी R नहीं, ये तो प्रोडक्ट बना रहे हैं, AgNO2 लेंगे तो वहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सेंटर O बनेगा। ऐसा करके चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है। चलो अब इससे एक क्वेश्चन आता है, मतलब कि मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर 3 या फिर 5 मार्क्स वाले में आ सके तो आ जाता है ऐसा करके, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। ऐसा हम नहीं कहेंगे कि आएगा ही, लेकिन हाँ आ सकता है, आता है। क्या कह रहा है कि जो हैलोएल्किन्स है वो रिएक्ट करती है KCN के साथ, तो अल्काइल साइनाइड्स बनाएगी। वहाँ पे K छूट गया है, वो K लगेगा, तो हाँ अल्काइल साइनाइड्स बनाती है मेन प्रोडक्ट, वाइल जहाँ पे AgCN के साथ अटैच होती है तो वहाँ पे आइसोसाइनाइड बनाती है एज अ चीप प्रोडक्ट। क्यों, एक्सप्लेन करो। ये ऐसा करके एक क्वेश्चन आ जाता है सिंपल सा। तो आपको क्या करना है कि लिखना है कि एज KCN इज ए आयोनिक कंपाउंड। क्या है, एक आयोनिक कंपाउंड है, लेकिन जो AgCN होती है ना वो एक कोवैलेंट कंपाउंड होती है। तो हम अभी इस पे नहीं जा रहे हैं, अभी हमको इस पे ध्यान दे रहे हैं। तो क्या होता है कि ऑन डिसोसिएशन जब टूटता है केशियंस, तो वी विल हैव लोन पेयर ऑन बोथ C एंड N। मतलब कि जो जब टूटता है ना तो उसके पास जो कार्बन और नाइट्रोजन है दोनों के पास लोन पेयर है, यहाँ पे देख सकते हो, है ना, 2 लोन पेयर है। बट जो कार्बन विल अटैक ऑन R डैश। अब क्या होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, मतलब कि केशियन में जो कार्बन वाला लोन पेयर होता है ना वो जाके R पे अटैक करता है। दैट्स वाई क्या बन जाता है, दैट्स वहाँ पे एज CC बॉन्ड फॉर्म कर जाता है और उसी की वजह से यहाँ पे RCN चीज़ें बनती हैं। अगर वहीं देखा जाए जस्ट अपोजिट उसके AgCN में, तो
तो AgCN का मैंने बताया था कि वो क्या होती है, कोवेलेंट कंपाउंड होती है, और उसमें जब ब्रेक होता है तो क्या होता है कि ऑन डिसोसिएशन ओनली इन हैव लोन पेयर, जो नाइट्रोजन्स होती है ना उसके पास ही सिर्फ लोन पेयर बचती है, जिसके वजह से तो अब जिसके पास लोन पेयर है ही नहीं तो वो कैसे देगा, मतलब कि कार्बन है उसके पास लोन पेयर है ही नहीं तो वो तो देगा ही नहीं, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो क्या होता है कि जो नाइट्रोजन्स होती है वो जाके अटैक करती है R डैश पे, और वहाँ पे क्या क्या फॉर्म कर जाती है, RNC फॉर्म कर लेती है, उसका फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन इट विल अटैक ऑन R डैश, दैट्स वाई अल्काइन आइसोनाइट्राइड इज फॉर्म्ड। वही चीज़ें बताया कि जिसके पास यहाँ पे नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। क्यों? क्योंकि AgCN एक कोवेलेंट कंपाउंड होती है, ध्यान में आपको रखना है। AgCN क्या होती है, एक कोवेलेंट कंपाउंड होती है, जिसकी वजह से जब वो ब्रेक करती है तो सिर्फ नाइट्रोजन पे ही बनती है। क्या होती है, सिर्फ नाइट्रोजन पे ही लोन पेयर रहती है, दैट्स वाई जो नाइट्रोजन्स होती है वो R डैश पे जाके अटैक करती है, ठीक है, और अटैक करने के बाद RNC एज अ प्रोडक्ट बना देती है। लेकिन ये किस में हो रहा है, तो ये सिर्फ हो रहा है आपके AgCN में। वहीं जस्ट अगर KCN में देखा जाए तो दोनों पे रहती है, लेकिन यहाँ पे जो अटैक करती है वो सिर्फ कार्बन वाले जाके करती है। क्या करती है, कार्बन वाले जाके अटैक करती है, इसलिए RCN बन जाता है। तो आई थिंक मुझे लगा कि ये इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है, तो इसलिए मैंने बता दिया, क्योंकि इसमें बच्चे को बहुत कंफ्यूज करा जाता है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं SN1 रिएक्शंस और SN2 रिएक्शन का एक MB स्टार पॉइंट, मतलब कि ये पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है कि किसमें SN1 रिएक्शन फास्ट होगी, किसमें SN1 रिएक्शन स्लो होगी। तो क्या होता है कि अगर अब आप बोलोगे कि टर्सरी हैलाइड क्या होता है, सेकेंडरी हैलाइड होता है, प्राइमरी क्या होता है, तो ये तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने ये इसके लिए सेपरेट बना दिया, बता दिया था, सब कुछ बताया, ठीक है। तो इसलिए सिंपल सा मैं इसमें जो ट्रिक्स है उसको आपको सिंपल सा बताऊंगा और आगे चला जाऊंगा। SN1 रिएक्शंस में क्या होता है कि जो कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है उसका जो हैलाइड बनता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो मैंने बताया था कि जो टर्सरी का कार्बोकैटायन होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी का, फिर प्राइमरी का, उसके बाद फिर मिथाइल क्लोराइड का होता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि इधर से इधर जाने पे, इस साइड जाने पे, मतलब कि अगर इसमें देखा जाए, कंपेयर करा जाए तो टर्सरी में सबसे ज़्यादा होगा, फिर सेकेंडरी में सबसे ज़्यादा होगा, फिर प्राइमरी में होगा, फिर CH3LX में होगा SN1 रिएक्शन फास्ट, ठीक है। लेकिन वही अगर जस्ट इसका अपोजिट देखा जाए तो SN2 के लिए क्या ध्यान में आपको रखना है कि जो सबसे मतलब कि जो कार्बन होनी चाहिए वो स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड नहीं करवानी चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो स्टेरिक हिंड्रेंस होती है वो सबसे कम होती है, इसलिए सबसे ज़्यादा SN2 होती है। इसमें उसके बाद फिर स्टेरिक हिंड्रेंस उसके बाद थोड़ा ज़्यादा होती है, फिर इसमें ज़्यादा होती है, इसमें तो सबसे ज़्यादा हो जाती है। जिसमें सबसे ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस उसका SN2 रिएक्शन सबसे कम होता है। तो अगर हम SN2 रिएक्शन इसमें देखा जाए तो इस वे में चलता है, इस वे में चलता है, ठीक है। और वही SN1 रिएक्शंस में देखा जाए ये सब कंपाउंड के बीच में तो इस वे में चलता है, टर्सरी पहले होगा, फिर सेकेंडरी होगा, फिर प्राइमरी होगा, फिर CH3X होगा, मतलब कि मिथाइल वाला होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलिए तो नेक्स्ट का जो एलिमिनेशन रिएक्शंस है वो मैं अगले लेक्चर में लूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को, एंड प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।